अब बच्चों नोट नंबर 1 पे आ जाओ। नोट नंबर 1 में क्या है? द ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच and the value of cosec inverse x lying in -π/2 to π/2 excluding 0 are called the principal value। मतलब क्या है कि ये जो cosec inverse x का जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच दिख रहा है ना तुम्हें फ्रॉम -∞ टू -π/2 एंड 1 टू क्या दिख रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो ब्रांच दिख रही है ना तुम्हें, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो हमारा ब्रांच है दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये बोला जा रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x, इस ब्रांच पे जो cosec इनवर्स x का वैल्यू होगा या जो y का वैल्यू होगा, इसलिए कि हमने फंक्शन को क्या बोला है? y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो इस ब्रांच पे जो cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होगा या जो y का वैल्यू होगा फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0, बिकॉज cosec इनवर्स x का जो हमारा डोमेन क्या है? -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सक्लूडिंग 0। तो इस x तो हमारा कहां से आएगा? इस डोमेन से आएगा, और इस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा, जो cosec इनवर्स x का वैल्यू होगा, या हम बोलें कि इस ग्राफ पे के जो पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, मान लो कि हमने इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट उठाया, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट कहां से होगा? फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। x कोऑर्डिनेट तो यहां से होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होगा? y कोऑर्डिनेट जो होगा उस y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? cosec इनवर्स x। तो उस y कोऑर्डिनेट या फिर हम बोलेंगे cosec इनवर्स x के वैल्यू को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वही बात है, एक ही लाइन पे मैंने जैसे पहले बोला था कि एक ही लाइन पे सब कुछ है। साइन साइन इनवर्स आ गया समझ में तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, टैन इनवर्स से कॉसेक सब आ जाएगा समझ में। अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नोट नंबर 1 में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज π/2 विच इज अटेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ से ही क्लियर है कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा? π/2 होगा। देखो यही है ना, ये cosec इनवर्स x का क्या मैक्सिमम वैल्यू है? π/2, और π/2 किस पॉइंट पे मिल रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे। और cosec इनवर्स x का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां मिलेगा? -π/2 पे, और -π/2 किस पॉइंट पर मिल रहा है? x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि cosec इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो तुम बोलोगे π/2, और किस x के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो किसके लिए होगा? 1 के लिए। cosec इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? वो क्या होगा? x इज ये -π/2। किस x के लिए मिनिमम वैल्यू होगा? x इज इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है, अब नोट नंबर 3 में आ जाओ बच्चों। यहां क्या बोला जा रहा है? बोथ cosec थीटा एंड cosec इनवर्स x इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलूं या डिक्रीजिंग बोलूं? मोनोटोनिक का मतलब कि वो डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉसेक थीटा अपने प्रिंसिपल डोमेन में भी डिक्रीज कर रहा है। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है हमारा प्रिंसिपल डोमेन में इंक्रीज कर रहा है। देख लो यहाँ पे अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो π/2 पे वैल्यू क्या है? -1, और जैसे जैसे तुम x के वैल्यू को 0, ये पॉइंट हमारा क्या है? 0 है, तो जैसे जैसे तुम x के वैल्यू को x को 0 के क्लोज ले जाओगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो y जो cosec थीटा का वैल्यू है वो कहां जाएगा? -∞ की ओर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो y डिक्रीज कर रहा है। फिर अब क्या करेंगे? 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो गया। फिर देखो 0 से जैसे जैसे हम π/2 की ओर जाएंगे, 0 से थोड़ा ही आगे निकलेंगे तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जैसे जैसे हम π/2 की क्लोज जाते जाएंगे तो cosec थीटा का वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी से कम होके घट के किसके क्लोज आने लगेगा? 1 के। और एग्जैक्टली π/2 पे cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो cosec थीटा क्या हो गया हमारा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब cosec इनवर्स x को देख लो। x का वैल्यू अगर तुम ऐसे बोलो कि अगर हम x को -∞ से 0 की ओर ले जाएं तो cosec थीटा 0 की ओर नहीं जाएगा। x का वैल्यू -∞ से अगर हम -1 की ओर ले जाएं तो क्या होगा कि cosec थीटा का जो या cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा। देखो अगर x को हम -∞ से -1 की ओर ले जाए तो cosec इनवर्स x वो क्या होगा? 0 से, मतलब कि 0 माइनस से डिक्रीज होके कहां पहुंच जाएगा? देख लो -π/2 पे।
जीरो माइनस का मतलब आता है समझ में क्या बोलते हैं? जीरो माइनस का मतलब कि जीरो के क्लोज है बट क्लोजर टू जीरो, इसका मतलब y क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी से -1 के ओर ले जाऊं तो हमारा जो y होगा, जिसको हम कॉसेक इनवर्स x बोल रहे हैं, वो डिक्रीज होगा। कहां से? जीरो माइनस से, और डिक्रीज होके कहां पहुंच जाएगा? -π/2 पे। कब? जब x का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? -1। ठीक है, -1 से 1 के बीच में तो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन ही नहीं है। ठीक है, 1 पर वैल्यू क्या होगा कॉसेक इनवर्स x का? π/2। और फिर जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होके कहां जाने लगेगा? जीरो की ओर। कहां से? राइट हैंड साइड से। बिकॉज जो जैसे हम x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे तो कॉसेक इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो जीरो के क्लोज तो जाएगी बट जीरो से हमेशा ग्रेटर होगी। ये तो ग्राफ से ही क्लियर है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हमें आना चाहिए। अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर काफी मुश्किल है। फिर ये चैप्टर कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं समझा सकती है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या बोला जा रहा है? बोथ कॉसेक थीटा एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। कॉसेक थीटा का डोमेन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने क्या बोला कि अगर तुम फंक्शन अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर θ1 θ2 से ग्रेटर है तो कॉसेक θ1 भी कॉसेक थीटा, सॉरी डिक्रीजिंग में क्या बोला? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सॉरी, डिक्रीजिंग में क्या होगा कि अगर θ1 θ2 से ग्रेटर है तो कॉसेक θ1 क्या होगा? कॉसेक θ2 से स्मॉलर होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक θ1 क्या होगा? लेस देन कॉसेक θ2 फॉर ऑल θ1 θ2। ये θ1 θ2 कहां से आएगा? कॉसेक थीटा के प्रिंसिपल डोमेन से। और कॉसेक थीटा का प्रिंसिपल डोमेन क्या है? फ्रॉम -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, फिर अगर θ1 लेस होगा θ2 से तो कॉसेक θ1 क्या होगा? ग्रेटर होगा कॉसेक θ2 से। फॉर ऑल θ1 θ2 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो। अब अगर मैंने बोला कि x1 इज ग्रेटर देन x2, अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा कॉसेक इनवर्स x होगा, कॉसेक इनवर्स x1 जो होगा वो लेस होगा कॉसेक इनवर्स x2 से। यहां पे x1 x2 कहां से आएगा? ये कॉसेक इनवर्स के डोमेन से। और कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर -1 to 1। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा? अगर x1 लेस है x2 से तो कॉसेक इनवर्स x1 ग्रेटर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x2 से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r -1 to 1। ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में। अब नोट नंबर 4 में आ जाओ। कॉसेक इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन। कॉसेक इनवर्स x जो है हमारा ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉसेक इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस हो तो उस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि कॉसेक इनवर्स -x किसके इक्वल होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स x के। ये बात तुम्हें समझना है। ठीक है, और ये x क्या होगा? फ्रॉम ऑल रियल नंबर फ्रॉम -1 to 1। अब यहां पे देखो, अगर x जो है हमारा फ्रॉम ऑल इस रेंज में है तो -x भी इसी रेंज में होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मैं x बोलूं कि -∞ to -1 इंक्लूडिंग -1 यूनियन 1 to ∞ है इंक्लूडिंग 1, तो -x भी इसी रेंज में होगा। -∞ to -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 to ∞, 1 इंक्लूडिंग, इसी रेंज में होगा। ठीक है, ये आगे बात समझ में। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कॉसेक इनवर्स x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कॉसेक इनवर्स x जो है हमारा एक इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ए पीरियोडिक बोलने का मतलब कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ए मिला हुआ, ए और पी मिला, अलग अलग नहीं है। ए पीरियोडिक फंक्शन। और वैसे बात है, ग्राफ देख के ही पता चल रहा है कि कॉसेक इनवर्स हमारा जो है वो एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि वैल्यू रिपीट होने लगता है। y की वैल्यू क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। यहां दिख रहा है तुम्हें कहीं भी कोई भी y की वैल्यू रिपीट हो रही है? जैसे साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। उसका पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है उसका 2π। देखो 0 से 2π का ग्राफ देखो, 2π से 4π का ग्राफ देखो, -2π से 0 का ग्राफ देखो, साइन x फंक्शन का वो सेम मिलेगा।
मतलब क्या होगा कि 2 पाई के बाद y का वैल्यू क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। बट यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x जो है एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में। कॉसेक इनवर्स x इज अ बाउंडेड फंक्शन। कॉसेक इनवर्स x जो है हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन कैसे है, बिकॉज हम दो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके कॉसेक इनवर्स x के ग्राफ को बाउंड कर सकते हैं। मतलब इसमें देखो, कोई भी अगर दो लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कभी भी टैन एक्स के ग्राफ को बाउंड नहीं कर सकते हो, या टैन बोल रहा हूं, कॉसेक थीटा के ग्राफ को बाउंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कहां जा रहा है, ये जो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो कोई भी दो लाइन ड्रॉ करके तुम कॉसेक थीटा के ग्राफ को बाउंड नहीं कर सकते हो। बट यहां पे देख लो, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और y इज इक्वल टू पाई बाई टू, इस दो लाइन से ये कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ बाउंड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इट इज एन बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। ये भी आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा पेज नंबर 32। अब आ जाओ पेज नंबर 33, फिर वही क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 एंड कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3। कॉसेक इनवर्स 2 और कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, इसका मतलब कि y का हमें वैल्यू किस रेंज में निकालना है, y का वैल्यू हमें किस रेंज में निकालना है। y का वैल्यू देख लो, डोमेन क्या होता है कॉसेक इनवर्स x का, y का वैल्यू हमें कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग 0। इस रेंज में तुम्हें y का वैल्यू निकालना है। मतलब कि कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू अगर तुम इस रेंज में निकाल रहे हो, मतलब कि x के क्रॉसपॉन्डिंग जो y आ रहा है ना, y किसके इक्वल है, कॉसेक इनवर्स x के इक्वल है। और अगर तुमने कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू इस रेंज में निकाल दी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसको देख लो, बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉसेक इनवर्स 2 का एंड कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 का। तो यहां पे मैंने क्या बोला, फॉर x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक होगा, x तो जो होगा वो कॉसेक इनवर्स के डोमेन से होगा। कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 1 to 1। तो यही बात बोला जा रहा है कि फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, कॉसेक इनवर्स जो है ना एक एंगल है थीटा, और वो थीटा किस रेंज में लाई कर रहा है, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग 0। और ये थीटा कैसा एंगल है कि अगर तुम इसमें कॉसेक थीटा अप्लाई कर दो ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के, सच दैट कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x। अब हमें क्या बोल रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू निकालो। तो कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू निकालने का क्या मतलब है कि कॉसेक इनवर्स 2 है क्या, ये एक एंगल है थीटा, और थीटा किस रेंज में है, इस रेंज में एंगल है। और इस थीटा पे अगर तुम कॉसेक फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 2 के। तो अब सोच लो, तुम एक ऐसा एंगल थीटा सोचो फ्रॉम माइनस, इस रेंज में एक ऐसा एंगल थीटा सोचो जिस पर कॉसेक थीटा 2 के इक्वल हो। सोचो क्या होगा, पाई बाई 6 होगा। देख लो ना, अगर थीटा को पाई बाई 6 लिया तो कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 6। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 क्या है, ये एक एंगल है थीटा, थीटा किस रेंज में एंगल है, इस रेंज में एंगल है। और उस पर अगर तुम कॉसेक फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, माइनस 2 बाई रूट 3 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3, या फिर हम ऐसे कर ले इसको, इसको हम ऐसे बोल दें कि कॉसेक इनवर्स क्या बोल रहा है, ये कॉसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 को हमने थीटा मान लिया। तो अगर यहां से इसको थीटा माना तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा क्या हो गया, माइनस 2 बाई रूट 3। इस माइनस 2 बाई रूट 3 को देख के मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री, 2 बाई रूट 3 बाई 2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बाई रूट 3, तो वो क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 3। फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा, इसका मतलब ये माइनस अंदर आ जाएगा, तो ये कॉसेक हो गया माइनस पाई बाई 3। अब ये जो माइनस पाई बाई 3 है, यहां से हमें क्या मिला, ऐसे मिला ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ माइनस पाई बाई 3।
अब ये जो -π/3 है ये किस रेंज में है? ये इस रेंज में है ना, फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0, इस रेंज में। तो बस हो गया, यहां से हमें थीटा क्या मिल गया? थीटा किसके इक्वल है? कॉसेक इनवर्स -2/√3 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? -π/3। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है डू इट योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, इसमें कॉसेक के साथ ये टैन भी इन्वॉल्व है, सेक इनवर्स भी इन्वॉल्व है, टैन इनवर्स भी इन्वॉल्व है, कॉसेक इनवर्स भी इन्वॉल्व है। हम टैन इनवर्स और सेक इनवर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको आप फाइंड आउट कर लेना खुद से। इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है। अब आ जाओ, नहीं सेक इन्वॉल्व है बट अभी मैंने सेक पढ़ाया नहीं, सेक आ गया तो कोई बात नहीं है, सेक जब पढ़ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना। सेक इनवर्स -2, टैन इनवर्स तो पढ़ा दिया, टैन इनवर्स फंक्शन तो ऑलरेडी इससे पहले पढ़ा दिया। अब आ जाओ इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेम वही लाइन जो अभी तक की स्टोरी चल रही थी। साइन में जो स्टोरी चली, जो कॉस में स्टोरी चली, जो टैन में कॉसेक में चली, वही सेक में चलेगी, सेम लाइन पे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास कॉस फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन का जो नेचुरल डोमेन और कोडोमेन होता है उस पर उसका ग्राफ दे रखा है। पहले इस ग्राफ को देख लो। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ग्राफ है इज अ मेनी वन इंटो फंक्शन। सेक एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेक एक्स फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाएंगे जहां कॉस एक्स 0 हो जाएगा। कॉस एक्स कहां 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसका मतलब क्या? ऑल रियल नंबर से हमें पहले क्या करना है? π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा देना है। तो ऑल रियल नंबर से जब तुमने π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा दिया, वो सेक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन हम क्या लेंगे? कोडोमेन लेंगे ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन में क्या बोला? ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके अभी जो हमने कोडोमेन लिया वो ले लिया ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? कॉस एक्स कहां 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्स जो है इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। यहां से लेके यहां तक ये सेक फंक्शन का डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो गया इसका? ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब ये सेकेंड फंक्शन का या सेक फंक्शन का क्या हो गया? हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है क्या कि जो हमारा सेकेंड फंक्शन है वो एक इंटो फंक्शन है। क्यों इंटो फंक्शन है? बिकॉज जो सेकेंड फंक्शन है वो 1 से लेके या फिर बोलो -1 से लेके 1 के बीच के वैल्यूज को अटेन नहीं कर रहा है। सेक एक्स का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। हाँ, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि सेक एक्स किसके इक्वल है, ये तुम्हें सेक एक्स जो है 1/2 के इक्वल है। सेक एक्स जो है 1/2 के इक्वल है, तो वहां से तुम्हें बोलूं कि एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज सेक एक्स का जो ग्राफ है या जो वाई जिसको हम बोलते हैं या सेक एक्स बोलते हैं वो -1 से 1 के बीच में नहीं है। हाँ, सेक एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 से लेस नंबर हो सकता है, -1 से ग्रेटर नंबर हो सकता है, बट -1 और 1 के बीच में सेक एक्स कभी नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये हो गया क्या हमारा, इसका मतलब कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि मेनी वन फंक्शन, ये तो साफ साफ दिख रहा है। एक तो क्या है कि तुम एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को क्या करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, तो हो गया मेनी वन फंक्शन। यहां फिर क्या दिख रहा है कि -2π पे 1 भी है, फिर 0 पे भी 1 है, फिर 2π पे भी 1 है। इसका मतलब क्या है? इज अ मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स इज अ मेनी वन इंटो फंक्शन। ये क्या हमारा एक मेनी वन इंटो फंक्शन है इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन। नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में सेक एक्स जो फंक्शन है या सेकेंड एक्स जो फंक्शन है वो एक मेनी वन और इंटो फंक्शन है अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में। फिर वही बात है, यहां पे तुम देख लो, अगर तुमने सेकेंड फंक्शन के डोमेन को -2π से लेके -π तक रिस्ट्रिक्ट किया, तो देख लो ये हमारा -2π से लेके -π तक रिस्ट्रिक्ट किया, तो सेकेंड फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, -2π से -π तक देख लो ग्राफ क्या होगा? -2π से -π के बीच का ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ होगा।
यही ग्राफ होगा ना। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, ये क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। और अगर तुमने -2 से पाई रिस्ट्रिक्ट किया है तो फिर जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कोडोमेन के, या फिर रेंज के इक्वल हो जाएगी। देख लो -2 से -पाई के बीच में y जो है ये -इंफिनिटी से लेके -1 और पॉजिटिव इंफिनिटी से 1, सारे वैल्यूज को अटेन कर लिया y। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने सेकेंड फंक्शन के डोमेन को -2 से -पाई रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग 3π/2, 3π/2 को छोड़ के, तो हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो फिर इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम सेकेंड फंक्शन के कर्व को या ग्राफ को, या फिर तुम ऐसे बोलो सेकेंड फंक्शन के डोमेन को -पाई से लेके 0 तक रिस्ट्रिक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी यहाँ पे ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, -पाई से लेके 0 तक एक्सक्लूडिंग -π/2। तो डिक्रीजिंग है तो 1 1 हो गया। फिर अगर x का वैल्यू -पाई से 0 के बीच में है या इंक्लूडिंग ये -पाई से 0 के बीच में है तो सेक फंक्शन जो है वो रेंज के हर एक वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, π/2 तो हो नहीं सकता x, बिकॉज π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो देख लो -पाई पर क्या वैल्यू, -1, और -पाई से अगर तुम आगे बढ़ोगे लेस देन -π/2 तो सेकेंड एक्स जो है या सेक एक्स फंक्शन जो है वो कहां पहुंच जाएगा, -इंफिनिटी। -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। जैसे ही -π/2 से बाहर निकलोगे तो सेक एक्स फंक्शन की वैल्यू कहां होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी। और जैसे जैसे तुम 0 की ओर अप्रोच करने लगोगे तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होते होते एग्जैक्टली जब तुम एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो सेक एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी अगर हमने डोमेन को -पाई से 0 एक्सक्लूडिंग -π/2 रिस्ट्रिक्ट किया तो भी जो हमारा सेकेंड फंक्शन है या सेक एक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है, अगेन इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। अगर तुमने डोमेन को 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2 रिस्ट्रिक्ट किया, अगेन बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर तुमने डोमेन को पाई से लेकर 2 तक रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग 3π/2 तो अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। तो यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर हमने जो हमारा सेकेंड एक्स फंक्शन है इसके डोमेन को -2 से लेके -पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग -3π/2, और हमने क्या किया, को डोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो हमारा सेक एक्स फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टेबल होगा। फिर अगर हमने डोमेन को -पाई से 0 रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब क्या है कि -पाई से 0 रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग -π/2, तो और कोडोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, रेंज से, तो फिर जो हमारा सेकेंड एक्स फंक्शन हो जाएगा अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कितने इंटरवल्स मिलेंगे जिसमें सेकेंड एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अब हमने ये किया कि अब हमने एक इंटरवल ले लिया, उस इनफाइनाइट इंटरवल को हम ऐसे जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं n π, n π + π। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट इंटरवल को। इस इंटरवल में कोई भी एक इंटरवल उठा लो, मतलब डोमेन का कोई भी एक सेट ले लो इस इंटरवल से, उस इंटरवल पे जो हमारा सेकेंड एक्स फंक्शन है वो इन्वर्टेबल होगा, मींस बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, माइनस क्या है, ये माइनस है, ये माइनस, दिस इज नॉट एरो, दिस इज माइनस। माइनस क्या करना हमें, 2n + 1π/2, ये इंटरवल है हमारा। देखो ये जो है ना हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल की बात कर रहे हैं। जैसे तुम देख लो, अगर तुमने n का वैल्यू 0 लिया तो n का वैल्यू 0 लोगे तो क्या मिलेगा, 0 to पाई, यहां 0 डालोगे तो एक्सक्लूडिंग π/2। देख लो 0 to पाई, देख लो 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने n का वैल्यू 1 लिया तो यहां पे क्या मिलेगा, π to 2π एक्सक्लूडिंग 3π/2। तो देख लो π to 2π, π to 2π एक्सक्लूडिंग 3π/2। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि उस इनफाइनाइट इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सेकेंड एक्स फंक्शन इन्वर्टेबल है, और जो को डोमेन है उसको हमने ऑलरेडी रेंज से रिप्लेस कर रखा है, तो फंक्शन ऑनटो भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे बोला क्या जा रहा है कि ये जो हमने डोमेन लिया है ना 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, इसे हमने क्या बोला, प्रिंसिपल डोमेन बोला। किसका, सेक एक्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन बोला।
इसी डोमेन पर अब हम sec x फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाएंगे। अब ये फिर इस पे मैंने कई बार बोल दिया है, कोई बोलेगा कि यही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने कई बार बता दिया। लेना तो कुछ था ही, हमने ये ले लिया, आगे प्रॉपर्टी में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर हमने सेक फंक्शन के डोमेन को 0 to पाई रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग π/2, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यार ये बात समझ में, तो यहां पे क्लियर है। तो sec x इन्वर्टेबल हो जाएगा, प्रिंसिपल डोमेन हो गया तो इन्वर्टेबल हो जाएगा, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अब क्या है, ये सब जो कहानी है ना सब भूल जाओ, बस तुम क्या याद रखो कि सेकंड फंक्शन जो है उसके डोमेन को हम कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। क्या करने के लिए, इन्वर्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमने फंक्शन फाइनली क्या बोला कि एक हमने फंक्शन ले लिया f, जिसका डोमेन क्या बोला 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, कोडोमेन क्या बोला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, फंक्शन हमने क्या बोला sec x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। तो ये वाला जो अब हमारा फंक्शन हो गया एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इन्वर्टेबल हो गया। तो अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो एफ इन्वर्स क्या होगा, r -1 to 1 से कहां तक होगा, इसके डोमेन में, डोमेन क्या है 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। डिफाइन कैसे करेंगे, एफ इन्वर्स एक्स को क्या बोलेंगे, सेक इन्वर्स एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 to 1। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब ये भी बात ऑलरेडी बताया जा चुका है, सेक इन्वर्स सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक ये थीटा, और ये थीटा क्या होगा, सेक फंक्शन के डोमेन, मतलब ये जो थीटा होगा सेक फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन से आएगा। और सेक थीटा का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। अब ये एक्स कहां से आएगा, सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन से। सेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर -1 to 1, ये सेक इनवर्स का डोमेन है। ठीक है, अब ग्राफ देख लेते हैं। यहां पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास सेक थीटा जो कर्व है उसके डोमेन को हमने कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, फ्रॉम 0 to पाई। तो ये कर्व देख लो है हमारे पास। तो अब इसी कर्व का तुम लाइन y इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज ले लोगे तो ये कर्व आ जाएगा। ठीक है, ये कर्व कोई रटना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। लाइन y इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज लोगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ये वाली चीज कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो सेक एक्स फंक्शन का या सेक थीटा फंक्शन का 0 पे वैल्यू है 1, तो यहां पे देखो 1 पर है 0 वैल्यू। यहां पे फिर क्या है, π/2 पर नॉट डिफाइंड है, यहां भी π/2 पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या है कि पाई पर वैल्यू क्या है -1, तो यहां पे देखो -1 पे पाई है। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर हम x को π/2 के क्लोज ले जाएं लेफ्ट साइड से, तो y कहां जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का काम y करेगा, y का काम, यहां पे जो x का काम कर रहा है वो यहां y का काम करेगा। तो यहां देखो जब y यहां पे क्या जा रहा है, y पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा है, कब, जब x π/2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पे क्या होगा, x पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जब जा रहा है, देखो ये जो है ना x हमारा, यहां पे देखो x जब हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो फिर y क्या कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। देख लो हमेशा π/2 से छोटा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो देख लो ये सॉरी पॉजिटिव इंफिनिटी इधर, तो जब अगर तुम x को पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर ले जा रहे हो तो y क्या कर रहा है, π/2, ये लाइन को अप्रोच कर रहा है ना, ये लाइन क्या हमारा है, ये लाइन है ना y इक्वल टू π/2, तो इसको अप्रोच कर रहा है और हमेशा छोटा है, इसका मतलब π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। फिर यहां पे देखो क्या है कि अगर हम x को π/2 की ओर ले जाए फ्रॉम राइट हैंड साइड, x इज अप्रोचिंग टू π/2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो y किसे अप्रोच करेगा, -इंफिनिटी को। तो यहां पे देख लो जब x -इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y क्या कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है, कहां से, राइट हैंड साइड से। इसका मतलब कि जो y है वो हमेशा π/2